क्लास ज्वाइन करना शुरू कर दिया है आप लोगों ने। और दीपिका सिंघल, आयुषी सिंह, इन दोनों गुड मॉर्निंग। और अभी और गुड मॉर्निंग हमें मिलेंगी। गरिमा, आपकी गुड मॉर्निंग। और जैसे आपको याद है कि कल थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी, बीच में क्लास रुक गई थी। सिमरन, आपकी गुड मॉर्निंग। रश्मि नेगी गुड मॉर्निंग। अर्शिया शर्मा गुड मॉर्निंग। तो आपसे गुड मॉर्निंग हम मिल रही हैं, अच्छी बात है। लेकिन पहले आप ये कंफर्म करें कि ऑडियो और वीडियो क्लियर है। अगर बाई चांस किसी वजह से क्लास रुक जाती बीच में, तो चलिए, सबका मैसेज आ गया। इल्मा गुड मॉर्निंग, सबको आवाज सही मिल रही है, वीडियो ऑडियो दोनों सही मिल रही हैं। तो फिर आप मैसेज जो है ग्रुप पे कर दें, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको नहीं मिल रही है। क्योंकि कई बार पढ़ाते टाइम में ध्यान दे पाता कि आपको ऑडियो वीडियो तो प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। चलिए, खैर आपके मैसेज मिल गए हैं। और जैसे आपको याद है, आरिश खान नमस्ते, और दिव्यांश मिश्रा, आज बारिश हो जाएगी क्योंकि आप बिल्कुल इन टाइम हैं, ये अच्छी बात है। धीरे धीरे आप में बदलाव आ रहा है। ये कल का डायग्राम आप देख रहे हो, यहीं पर हमारी क्लास डिस्टर्ब हो गई थी। और मैं थोड़ा रिकैप कर रहा हूं। रिकैप ये है कि जब हमारा डेवलपमेंट होता है तो उस टाइम कुछ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनती हैं, जिन्हें बोलते हैं फीटल मेम्ब्रेन्स, जिनके 4 नाम मैंने आपको बताए थे। उनमें से एक नाम था एमनियन, कोरियन, यॉर्क सैक एंड एलेंटोइस। ये 4 फीटल मेम्ब्रेन होती हैं, और जिन ऑर्गेनिज्म में बनती हैं उन्हें बोलते हैं एमनियोट्स, जिनमें नहीं बनती एनेमनियोट्स। तो पूरे वर्टिब्रेट में फिश, और एम्फीबियंस एनेमनियोट्स हैं। और ये करती क्या है? ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, एम्ब्रियो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करती हैं, एम्ब्रियो रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं, एम्ब्रियो के एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। तो ये सपोर्टिव हैं, और दे आर नॉट द पार्ट ऑफ डायरेक्टली, एम्ब्रियो का डायरेक्ट पार्ट नहीं होती। मैंने बताया सबसे पहले यॉर्क सैक बनती है। यॉर्क सैक यॉर्क को कवर करने वाली मेम्ब्रेन है, यॉर्क को कवर करने वाली मेम्ब्रेन है। और वे ऑर्गेनिज्म जिनमें यॉर्क का अमाउंट ज्यादा होता है, जैसे बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, और प्रोटोथीलियंस हैं, उनमें यॉर्क ज्यादा होता है, यॉर्क सैक उनमें वेल डेवलप होगा। लेकिन क्योंकि हमारे एग माइक्रोलेस्थल हैं, उनमें यॉर्क का काफी कम अमाउंट होता है, इसलिए हमारे में यॉर्क सैक वेल डेवलप नहीं है। मैंने बताया था यॉर्क सैक का काम क्या है। जो अंदर यॉर्क होता है वो प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। उसको डाइजेस्ट करना। हमारे में जो सबसे पहले ब्लड की सेल बनने की शुरुआत होती है, वो यॉर्क सैक में ही बनती हैं। तो हमारे में यॉर्क सैक फर्स्ट हीमोपोएटिक टिश्यू है, यानी वो टिश्यू जो सबसे पहले ब्लड बनाता है, उसे बोलते हैं हीमोपोएटिक टिश्यू। और ये तब तक ब्लड बनता रहेगा यॉर्क सैक में, जब तक लीवर नहीं बन जाएगा। फिर हमारा लीवर ब्लड सेल बनाना शुरू करता है, और बाद में बोन मैरो, फाइनल हमारा जो हीमोपोएटिक टिश्यू है वो बोन मैरो है। तो कितना अच्छा क्वेश्चन पता चला कि सबसे पहले ब्लड सेल बनने की शुरुआत हमारे यॉर्क सैक में होती है। हमारे में बहुत ज्यादा डेवलप यॉर्क सैक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे एग माइक्रोलेस्थल हैं। और मैंने भी कहा था सभी फीटल मेम्ब्रेन का ओरिजिन गट पार्ट से होता है। एम्ब्रियो जो गट पार्ट होता है, वहां से डिफरेंट फीटल मेम्ब्रेन ओरिजिनेट होती हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद मैंने कहा था जो सेकेंड फीटल मेम्ब्रेन है वो एमनियन है, और ये एम्ब्रियो को चारों तरफ सराउंड करती है। इट सराउंड द एम्ब्रियो ऑल अराउंड। और फिर क्या होता है? फिर इसमें एक फ्लूइड भरता है, नाम है एमनियोटिक फ्लूइड, दैट इज कॉल्ड एमनियोटिक फ्लूइड। और ये फ्लूइड 12th वीक के एंड पर बनता है। और ये फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फ्लूइड एम्ब्रियो को जर्क से बचाता है, प्रोटेक्शन करने में हेल्प करता है। जब मदर की मूवमेंट होती है तो उस टाइम ये जो फीटस है, एम्ब्रियो है, उसे झटकों से बचाने में हेल्प करता है। और साथ ही साथ एम्ब्रियो को यूट्रस के बोर्ड से चिपकने नहीं देता, अटैच नहीं होने देता। और एमनियोटिक फ्लूइड के बेस पर जो टेस्ट हम करते हैं उसका नाम है एमनियोसेंटेसिस।
संजना यादव मिलेनियम वाली आपकी गुड मॉर्निंग। तो उसे बोलते हैं एम्ब्रियोसेंटेसिस, दैट वी कॉल्ड एम्नियोसेंटेसिस। और अब मैं क्या बोल रहा हूं, अब आपको मैं बोल रहा हूं कि एम्नियोसेंटेसिस बेस पर हम जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, फीटस है, उसमें कौन कौन से बीमारियां डिसऑर्डर हो सकते हैं उनका पता हम लगा लेते हैं। लेकिन साथ ही साथ इस टेक्निक से, एम्नियोसेंटेसिस से जो फीटस है उसका सेक्स पता चल जाता है, वो मेल है फीमेल है, ये हमें कंफर्म हो जाता है। और इसीलिए इंडिया में इसका मिसयूज रोकने के लिए बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, वो सेक्स डिटेक्ट करा लिया, पता लगा लिया, और फिर जो फीमेल फिटस है उसको अबॉर्ट करा देते हैं। यानी फीमेल फिटिसाइड रोकने के लिए इंडिया में इसकी रेस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन है। ठीक है, देखिए कंट्रीज में और अमेरिका में ये टेस्ट प्रेगनेंसी को, अगर फीटस पूरी तरह सुरक्षित है, प्रोटेक्टेड है, उसमें कोई बीमारी होने की संभावना नहीं है, जेनेटिकल डिजीज, तो फिर वो डेवलप करने की परमिशन मिल जाती है। अच्छी बात है। और इससे जो डिफेक्टेड बेबीज हैं उनका बर्थ नहीं होगा। उसके बाद मैंने कहा था कि सबसे बाहर जो मेम्ब्रेन बनती है उसका नाम है कोरियन, वो कोरियन है। और ये कोरियन गिव राइज मेनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको बोलते हैं विलाई, इनको विलाई बोलते हैं, आरकाल विलाई, कोरियन विलाई बोलते हैं। और यही विलाई जो मदर की यूट्राइन वॉल है, एंडोमेट्रियम है, उस एंडोमेट्रियम के साथ कांटेक्ट करती है, और ये विलाई मदर के ब्लड के साथ कांटेक्ट कर लेती हैं। और जब इन विलाई का कांटेक्ट मदर के ब्लड से हो जाता है तो फिर क्या होगा, फिर जो डेवलपिंग फीटस है उसे मदर के ब्लड से न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाएगा। और इनका जब होगा विलाई एंटर इन द एंडोमेट्रियम एंड गेट कॉन्टेक्ट टू द कैपिलरीज ऑफ एंडोमेट्रियम, और फिर उससे डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। और उस डिफ्यूजन से जो ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट है मदर के, जो बच्चे की रिक्वायरमेंट है, वो ट्रांसफर होनी शुरू हो जाती है। संजना का क्वेश्चन ये है कि अगर फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यानी फीमेल का जो एंडोमेट्रियम है वो कमजोर है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, तो दैट में कॉज मिसकैरिएज, उससे मिसकैरिएज हो सकता है। बिल्कुल ये ऐसा होता है, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है। और कई बार जब डॉक्टर एहसास करता है कि भाई दिक्कत हो सकती है, तो ही गिव्स कंप्लीट बेड रेस्ट करना कंडीशन हो सकती है, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है। तो ये 3 फिटल मेम्ब्रेन आप क्लियर हो गई। पहला योग सेक्स की हमने बात की, फिर हमने एमनियन की बात की, फिर हमने कोरियन की बात की, और मैंने कहा है कि 4 फिटल मेम्ब्रेन होती हैं। अब में जो लास्ट फिटल मेम्ब्रेन है उसकी बात कर रहा हूँ। लास्ट फिटल मेम्ब्रेन बात कर रहा में प्रेजेंट रहती है, that is present in one side of the embryo। ठीक है, ये है, दिस इज एलेंटोइस, ये 4th मेम्ब्रेन है एलेंटोइस। एलेंटोइस, दिस इज बैग लाइक। और ये 4 सिमरन, आपका क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं हुआ है कि आप क्या पूछना चाहती हैं। आप प्लीज दोबारा लिखेंगे तो मैं उसे समझाऊंगा। अच्छा, वीडियो गड़बड़ कर रही है, क्या सभी बच्चों की कर रही है? रोहन सिसोदिया गुड मॉर्निंग, ध्रुव जैन गुड मॉर्निंग। ध्रुव आप लेट हैं, रोहन आप लेट हैं, लेट नहीं होंगे। पोज हो रही है, सभी की हो रही है, तो ये तो बड़ा दोबारा मुझे करना पड़ेगा। एक्चुअली ये प्रॉब्लम ऐप की है। रोहन सिसोदिया करेक्ट क्लियर है, चलिए ओके ओके, तो बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है। गुड गुड गुड, चलिए तो फिर तो कोरियन विलाई जो है ये प्रेजेंट है। और अब मैं लास्ट फिटल मेम्ब्रेन की बात करूं, जो लास्ट फिटल मेम्ब्रेन है उसकी बात कर रहा हूं।
ये कैसी है, ये लास्ट फिटल मेम्ब्रेन और जो एलेंटोइस है ये एक साइड में प्रेजेंट होती है जस्ट लाइक द बैलून, और सबसे बाद में बनने वाली फिटल मेम्ब्रेन है। सबसे बाद में जो फिटल मेम्ब्रेन कंप्लीट होती है उसको हम एलेंटोइस कहते हैं, एलेंटोइस कहते हैं। और जब आपका मैसेज मिलता है कि कौन सा प्रॉब्लम आ रही है तो बड़ा टेंशन से हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम खुद हमारे हाथ में नहीं है। कई बार सिग्नल वीक आपके हो जाते हैं, कई बार हमारे भी हो जाते हैं, और हमने तो इसलिए यहाँ पर डबल कनेक्शन लिया हुआ है नेट का, ताकि अगर एक गड़बड़ दूसरे लगा देते हैं पर इट विल टेक टाइम। तो चलिए खैर अब ठीक है सबको। तो एलेंटोइस क्या करता है, देखिए जो एम्ब्रियो है उसमें जो वेस्ट बनता है, उसमें जो एक्सक्रीटिव वेस्ट बनता है उसे बोलते हैं एलेंटोइन। एक्सक्रीटिव वेस्ट ऑफ एम्ब्रियो इज एलेंटोइन। जैसे हमारे यूरिया होता है, एम्ब्रियो में ये एक्सक्रीटिव वेस्ट है। इट डज नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम टू द फीटस, सेफेस्ट, नो साइड इफेक्ट, और ये इसमें इकट्ठा होता रहता है। तो एलेंटोइस वो फिटल मेम्ब्रेन है जिसमें एम्ब्रियो का जो एलेंटोइन वेस्ट है वो एक ही काम एम्ब्रियो के लिए उसका एलेंटोइस कर रहा है। इसलिए इस एलेंटोइस को हम एम्ब्रियो का यूरिनरी ब्लैडर बोल सकते हैं। वी कैन कॉल इट यूरिनरी ब्लैडर ऑफ एम्ब्रियो। तो क्लियर हो गया कि एम्ब्रियो का यूरिनरी ब्लैडर क्या होगा, एम्ब्रियो का यूरिनरी ब्लैडर होगा एलेंटोइस। और इसमें क्या स्टोर होगा, इसमें स्टोर होगा वेस्ट, और वो वेस्ट कौन होगा, एलेंटोइन। तो 4 फिटल मेम्ब्रेन क्लियर हो गई, और ये फिटल मेम्ब्रेन एम्ब्रियो को 2 तो 4 प्रोटेक्ट कर रही हैं। एक तो कोरियन है, चारों तरफ से कवर नहीं करती, और चारों मेम्ब्रेन का हमें फंक्शन क्लियर हो गया है। गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती है, और साथ ही साथ प्लेसेंटा बनाने में हेल्प करती है। और उसके बाद और रोहन सिसोदिया पूछ रहे हैं कि जो फिटल मेम्ब्रेन है वो डिलीवरी के कितने टाइम बाद क्लियर होती है। देखिए सिजेरियन में हम हाथ के हाथ क्लियर कर देते हैं। जो सिजेरियन होता है उसमें हम हाथ के हाथ क्लियर कर देते हैं, लेकिन जो नॉर्मल डिलीवरी है उसमें लगभग 15 मिनट से आधे घंटे बाद ये डिलीवर होती है। गाय भैंस में 4-5 घंटे बाद ये बाहर आती है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। तो फिटल मेम्ब्रेन कहानी आपके सामने आ गई, पूरी फिटल मेम्ब्रेन अब क्लियर हो गई, और इसको मैं हटा रहा हूं। फिर भी अगर आपको दिक्कत होगी तो फिटल मेम्ब्रेन नाम याद रखने हैं, कौन सी सोमेटोफ्लूइडिक है और कौन सी स्प्लैंक्टोफ्लूइडिक है, ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है। और क्योंकि मैंने इसलिए डिटेल में पढ़ाया इसमें, क्योंकि यहाँ पर नीट का क्वेश्चन आया हुआ है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्लेसेंटा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्लेसेंटा। अब जो प्लेसेंटा है ये एक कनेक्शन है बिटवीन फीटस एंड मदर। जो मदर का यूट्रस है, मदर के यूट्रस और प्लेसेंटा के बीच में कनेक्शन होता है। तो अब मैं बात करूं प्लेसेंटा। तो ये कनेक्शन किसके बीच में है, डेवलपिंग फीटस और यूट्रस की वॉल के बीच में है। तो हम लिख सकते हैं कनेक्शन बिटवीन developing fetus and uterus of mother। और आपको ये पता है कि यूट्रस में 3 लेयर होते हैं, एपिमेट्रियम, बायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। तो उसी साथ प्लेसेंटा बनता है। जैसे इम्प्लांटेशन होता है 7th डे पर, वैसे ही
प्लेसेंटा बनना शुरू हो जाता है। अब प्लेसेंटा करता क्या है? देखिए, हमारे में जो ह्यूमन प्लेसेंटा है वो एक रेडिश डिस्क होता है, तस्तरी फॉर्म में होता है, रेडिश डिस्क की फॉर्म में होता है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ रेडिश डिस्क, उस फॉर्म में होता है। और इसको बनाने में देखिए एक दुख की बात यह है, मम्मी बहुत डायलॉग मारती है कि मैं तेरे लिए ये किया, मैं तेरे लिए वो किया, 9 महीने तो डेवलपमेंट किया और तू आज रोहन ऐसा हो गया। तो आयुष सिंह स्पेलिंग पूछ रही हैं, और स्पेलिंग किसकी पूछ रही हैं अभी लिख दूंगा मैं। तो अभी देखिए होता क्या है, ये होता क्या है कि जो प्लेसेंटा है वो हमारे में, और दूसरा है हमारे में प्लेसेंटा बनाने में केवल फीटस पार्टिसिपेट करता है, फीटस एक्टिव रोल प्ले करता है। फीटस की जो विलाई हैं वो मदर के यूट्राइन वॉल में कांटेक्ट बनाती हैं। दोनों टिश्यूज कांटेक्ट करते हैं और उनसे प्लेसेंटा बनता है। तो हमारे में केवल फीटस टिश्यूज पार्टिसिपेट इन प्लेसेंटा फॉर्मेशन। तो आप कह सकते हो कि मम्मी जब प्लेसेंटा बना था आपने कोई रोल प्ले नहीं किया था, मैंने खुद अपने एफर्ट से अपनी विलाई को यूट्राइन वॉल के अंदर ट्रैप किया था और तब जाके मुझे न्यूट्रिशन मिलना शुरू हुआ था। और बाकी एनिमल में मम्मी भी रोल प्ले के दोनों तरफ से प्लेसेंटा डेवलपमेंट करता है, और ये डिफरेंस हमारे में और दूसरे मैमल्स में हो गया। तो ये बातों बातों मैंने एक अच्छा क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया कि ह्यूमन प्लेसेंटा में केवल फीटस टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं। developing fetus and uterus of mother. अच्छा, ये थे डेवलपिंग फीटस एंड यूटरस, इनके बीच में कॉन्टेक्ट होता है। अब प्लेसेंटा करता क्या है? प्लेसेंटा मदर और फीटस के बीच में फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज करता है। जो बच्चे की रिक्वायरमेंट है मदर से मिलती रहती है, मदर में जाना होता है, बेसिकली वेस्ट होता है, वो ट्रांसफर होता रहता है। तो प्लेसेंटा मेंटेन्स फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज बिटवीन मदर एंड फीटस। ये मदर और फीटस के बीच में एक्सचेंज को मेंटेन करने काम करता है, लेन देन काम करता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि हमारे प्लेसेंटा में प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कोर्ड निकलती है, तो प्लेसेंटा बना, उससे अम्बिलिकल कोर्ड निकली, और उस कोर्ड से फिर क्या होता है, हमारे बेली से कनेक्ट हो जाती है, और हमें लगातार उससे जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती रहती है। तो हमारे प्लेसेंटा और हमारे बीच में अम्बिलिकल कोर्ड होती है, जिसकी लेंथ लगभग 50 सेंटीमीटर के आसपास होती है, आधा मीटर के आसपास होती है। और मैंने कहा था आपको अम्बिलिकल कोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि इसमें हमारी सारी जो स्टेम सेल है वो मौजूद होती है। इट हैज ऑल स्टेम सेल, और फिर उन स्टेम सेल से बाद में हम टिश्यू कल्चर की हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर, वी कैन, टिश्यू कल्चर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उस ऑर्गन। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हो गया प्लेसेंटा का फंक्शन हो गया। अब देखिए प्लेसेंटा लगातार बर्थ तक कांटेक्ट बनाए रखेगा, लेकिन प्लेसेंटा आल्सो एक्ट एज टेम्पोरेरी एंडोक्राइन ग्लैंड। प्लेसेंटा हमारे लिए एक टेम्पोरेरी एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, टेम्पोरेरी एंडोक्राइन ग्लैंड, क्राइन ग्लैंड, ठीक है, टेम्पोरेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है। यानी इससे कुछ हार्मोन बनते हैं, और दीपिका का क्वेश्चन ये है, सर्जरी से होता है तो फिर ऑर्गन डेवलप, सर्जरी से होता है तो फिर ऑर्गन डेवलपमेंट, ये मैं क्वेश्चन क्लियर नहीं करके लिखा आपने, पूरा नहीं मुझे मिल रहा है, तो दोबारा से पूरा करो, तब मैं आपको रेस्पॉन्ड करूंगा। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम
सर्जरी से डिलीवरी करते हैं, सिजेरियन करते हैं, तो अम्बिलिकल कोर्ड की हेल्प से, तो अम्बिलिकल कोर्ड को देखिए, याद रखिए, अभी थोड़े रुक जाओ दीपिका, आप क्वेश्चन जवाब मिल जाएगा, थोड़े बताऊंगा मैं, जो आप क्वेश्चन चाह रहे हो मैं समझ गया कि आप क्या क्वेश्चन चाहते हो, जवाब मिलेगा, थोड़ी देर रुक जाओ। जब आएगा पार्क्यूरेशन तो वहां पे आपको क्वेश्चन जवाब मिलेगा, जब पढ़ाऊंगा पार्क्यूरेशन तो वहां जवाब आने वाला है। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड की फॉर्म में काम कर रहा है, और जैसे ही प्लेसेंटा बनता है, सबसे पहले बनने वाला हार्मोन इसका कौन सा है? फर्स्ट हार्मोन जो बनता है उसका नाम है एससीजी। ये फर्स्ट हार्मोन है प्लेसेंटा से बनने वाला, और ये क्वेश्चन में आया हुआ है कि सबसे पहले हार्मोन कौन सा बनेगा? इसका पूरा नाम है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये एससीजी का नाम है, पहले सबसे पहले प्लेसेंटा इस हार्मोन बनाएगा, और जैसे प्लेसेंटा बना 7th डे पर ही जैसी इंप्लांटेशन होता है, प्लेसेंटा बनना शुरू हो जाता है, और प्लेसेंटा तुरंत सबसे पहले इस हार्मोन को बनाने की शुरुआत करता है, और ये हार्मोन वही काम करता है जो पिट्यूटरी से बनने वाला जो एलएच है उस हार्मोन जैसा काम करता है। और एलएच क्या काम करता है? एलएच बनता पिट्यूटरी से है, एलएच बनता पिट्यूटरी से है, और फिर ये बनता पिट्यूटरी से, और फिर क्या होता है? फिर ये ओवरी में आकर कॉर्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाता है। तो एलएच का काम होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनवाना, और चूंकि पूरी प्रेगनेंसी को बनाए रखने की जिम्मेदारी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की है, तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसका हाई लेवल रिक्वायर्ड होता है। तो पिट्यूटरी एलएच बना रही है और प्लेसेंटा एससीजी बना रहा है, और दोनों लगातार कॉर्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनवा रहे हैं, जिससे उसका लेवल बढ़ जाता है और प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है। तो एससीजी का काम जो कॉर्पस लूटियम है उससे क्या बनवाना है? उससे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनवाना है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन है, प्रेगनेंसी को बनाए रखने वाला हार्मोन है, इसकी वजह से प्रेगनेंसी मेंटेन रहती है। अब मैं और बात कर रहा हूं, तो अब होगा क्या? उसके बाद सेकंड हार्मोन बनाएगा, पहला तो ये हुआ, उसके बाद खुद जो प्लेसेंटा है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाना शुरू कर देता है, खुद प्लेसेंटा भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे रोहन का क्वेश्चन है, एम्ब्रियो का वेस्ट प्लेसेंटा से भी रिमूव होता है, एंड प्लेसेंटा में डाइजेस्टिव फूड ही जाता है, एंड बेबी से प्लेसेंटा कौन सा पार्ट जुड़ा होता है? देखिए, बेबी से जब शुरुआत में तो प्लेसेंटा दोनों बीच में बना, लेकिन उसके बाद प्लेसेंटा केवल मदर यूट्रस रह जाता है, और उसका पार्ट हमारा जुड़ता है फीटल मेम्ब्रेन। तो हमारे में डायरेक्ट प्लेसेंटा जुड़ा नहीं रहता, हमारे साथ जुड़ जाती है अम्बिलिकल कोर्ड। जो अम्बिलिकल कोर्ड है वो हमें जुड़ रहती है। इसको आप ऐसे समझो कि ये प्लेसेंटा है, और ये फीटस है, और ये अम्बिलिकल कोर्ड है। तो हमारे में डायरेक्ट जो है प्लेसेंटा हमसे कनेक्ट नहीं है, उसका जो रास्ता ये वाला अम्बिलिकल कोर्ड हमसे कनेक्ट होती है। तो रोहन, आपको क्वेश्चन जवाब मिल गया कि डायरेक्ट प्लेसेंटा हमसे कनेक्ट नहीं है, हमसे अम्बिलिकल कोर्ड कनेक्ट है, जो प्लेसेंटा ही पार्ट है, दैट द पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनना शुरू हो गया, और धीरे धीरे प्लेसेंटा जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है उसका अमाउंट बढ़ाता चला जाता है, और जब प्रेगनेंसी को 4.5 मंथ हो जाता है तो फिर प्लेसेंटा कहता है, मतलब समझाने जा रहा हूं, कहता है कि भाई कॉर्पस लूटियम अब तेरी जरूरत मुझे नहीं है, अब मैं अकेला ही उतना प्रोजेस्टेरोन बना लूंगा जितना रिक्वायर्ड है। तो चूंकि शुरू में प्लेसेंटा कॉर्पस लूटियम की, और धीरे धीरे कॉर्पस लूटियम से अमाउंट घटता जाता है और प्लेसेंटा से बढ़ता जाता है, और 4.5 महीने आते आते प्लेसेंटा सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस कर लेता है,
इसलिए मैंने कहा था कि नॉर्मली जो कॉर्पस लूटियम है उसकी लाइफ 12 दिन की होती है, लेकिन अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो फिर वो 4.5 मंथ तक बना रहता है, 4.5 महीने तक बना रहता है, और उसके बाद फिर वो रीजनरेट होता है। तो ये प्लेसेंटा का हार्मोन की बात कर रहे हैं, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करेगा, प्रेगनेंसी मेंटेन करेगा, इसका कम होना भी मिसकैरिएज करा देता है। अब इसके बाद जो थर्ड हार्मोन है वो बनता है HPL। HPL ह्यूमन, और नाम क्या है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये थर्ड हार्मोन है जो बनता है प्लेसेंटा से, थर्ड हार्मोन है। और ये करता क्या है, ये बना तो प्लेसेंटा में, पर इसकी टारगेट साइट मदर की सेल होती है। ये हार्मोन प्लेसेंटा से बनने के बाद मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है, और ताकि जो डेवलपिंग फीटस है उसे मदर तरफ से सभी रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स मिल सकें। तो चालाकी हमने शुरू में दिखानी शुरू कर दी थी, हमने हार्मोन बना के मदर को भेज दिया, और इससे मदर की बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो इन्फ्लुएंस होता है, और उससे मदर की बॉडी से हमें कंप्लीट रिक्वायरमेंट मिलती रहती है। तो हम जबरदस्ती करते हैं, मम्मी भेज दो, हमने ये हार्मोन बना के भेजा है, और इसकी वजह से मदर हमें न्यूट्री सप्लाई करती रहती है। अम्बिलिकल कॉर्ड स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट जुड़ती है? देखिए, अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो बेली पार्ट जुड़ी है, बेली पार्ट से, जो अब बेली है जुड़ी हुई है, इसका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ना स्टमक से होता है और ना ही डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है किस इंटेस्टाइन से, बल्कि इसका कॉन्टेक्ट लीवर से होता है। इसका कॉन्टेक्ट ब्लड, बच्चे की ब्लड वेसल से स्टमक इंटेस्टाइन कनेक्ट नहीं होती। यहाँ पर जो आर्टरी और वेन है वो उससे पास होकर लीवर में चली जाती है, और वहां से लेन देन होता रहता है। अब तीसरा हार्मोन बन गया, और ये हार्मोन मदर के लिए है, बनाया बच्चे ने है। और कुछ अमाउंट ये भी देखा गया है, कुछ अमाउंट एस्ट्रोजन का भी बनता है। स्मॉल अमाउंट एस्ट्रोजन हार्मोन ओवरी का थिक अंडरना पार्ट बनाता है, ग्रेफ्टिंग को मैच्योर कराता है, लेकिन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा। हमने अब एक क्वेश्चन पूछने चला कि शी सफरिंग फ्रॉम ओवेरियन सिस्ट, उसके ओवरी में कैंसर है। ओवरी में कैंसर है। समस्या आ गई कि अगर ओवरी निकालें तो बच्चे को अफेक्ट होगा, और ना निकालें तो मदर में कैंसर का लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रेगनेंसी की किसी स्टेज पर क्या हम ओवरी निकाल सकते हैं? क्या कुछ ओवरी निकालकर हम बच्चे को नॉर्मल डेवलप कर सकते हैं? तो आपका जवाब हाँ ना में चाहिए। सिमरन ने कहा कि हाँ ओवरी निकाल दें। ये सारे डॉक्टर खतरनाक हैं, सब ओवरी निकाल के मानेंगे, सबके जवाब हाँ है, निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन रोहन कह रहे नहीं, अगर मेरे पास ऐसा पेशेंट आएगा ओवरी नहीं निकालूंगा, संजना भी ओवरी कह रही नहीं निकालनी चाहिए, इससे नुकसान हो जाएगा। तो सही जवाब जान लें। देखिए, ध्रुवजैन कह रहे हैं प्रोजेस्टेरोन बाहर से देते रहेंगे, लेकिन हम नॉर्मल बात करें तो देखिए 4.5 महीने तक ओवरी का जो प्रोजेस्टेरोन है वो रिक्वायर्ड है, और 4.5 महीने बाद ओवरी हो या ना हो प्रेगनेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नॉर्मल कंडीशन में प्रेगनेंसी के टाइम पर ओवरी का फर्स्ट 4.5 मंथ में रोल होता है, उसके बाद ओवरी का कोई बड़ा रोल नहीं होता। तो अगर भाई बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो हमें जो सजेशन है ध्रुवजैन दे रहे हैं कि अगर मुश्किल ज्यादा है तो ओवरी निकाल देंगे और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बाहर से देते रहेंगे, तो वो तो सही है। नॉर्मल हम बात करें
तो 4.5 मंथ रिक्वायरमेंट, उसके बाद रिक्वायरमेंट ओवरी की नहीं है। फिर वापस आ जाओ, एस्ट्रोजन बन गया। अब लास्ट हार्मोन कौन सा बनेगा? जो लास्ट हार्मोन बनता है प्लेसेंटा से बिल्कुल एट द टाइम ऑफ बर्थ, वो है रिलैक्सिन, लास्ट हार्मोन। पहला हार्मोन अगर ये है तो लास्ट हार्मोन ये है, और ये हार्मोन बनने का मतलब ये है, दीपिका सिंगल कह रही जिस ओवरी से एग ना बना हो, अगर उसमें ही कैंसर हो तो निकाल सकते हैं। तो आपने बहुत आगे की बात कर दी है, बिल्कुल सही जवाब आपका है, बहुत ही एडवांस जवाब है आपका, और आप तो सुपर स्पेशल डॉक्टर बनोगी, बिल्कुल सही है। पर मैं उसको डिस्कशन नहीं चाह रहा था कि कंफ्यूजन क्रिएट हम नहीं करना चाहते, पर आपका जवाब एब्सोल्युटली करेक्ट है। चलिए खैर, रिलैक्सिन लास्ट हार्मोन है, और ये वो हार्मोन जो कहेगा बर्थ होने वाला है, सिग्नल देगा बर्थ होने वाला है। ये हार्मोन करता क्या है? ये हार्मोन जो बर्थ कैनाल है, यानी सर्विक्स पार्ट और वेजाइना का पार्ट को थोड़ा रिलैक्स करना शुरू कर देता है, और उससे मदर को ये फील होने लगता है कि जो फीटस है वो ड्रॉप डाउन से नीचे जा रहा है, और यही वो सिग्नल मिल गया मदर को कि अब बर्थ होने वाला है। तो लास्ट फॉर्म रिलैक्सिन है जो बर्थ को आसान बनाता है। बर्थ को आसान करने की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि ये जो बर्थ कैनाल है उसको लूज करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से बर्थ आसान हो जाता है। अब एक और क्वेश्चन हम पूछते हैं, चलिए खैर नहीं पूछते, वो आगे पूछूंगा। एक क्वेश्चन और मुझे बताना है, एसटीजी जो प्रेगनेंसी बहुत अर्ली स्टेज है, उसी में बनना अमाउंट यूरिन में आता है। अगर फीमेल में, अगर मदर में एसटीजी बन रहा है तभी बनेगा जब प्रेगनेंसी हो गई, जब इम्प्लांटेशन हो गया, प्लेसेंटा बनना शुरू हो गया, तब बनेगा। तो इसका कुछ अमाउंट यूरिन में डिस्चार्ज होगा, स्मॉल अमाउंट डिस्चार्ज इन यूरिन। और इंसान बहुत तेज, बहुत चालाक है, उसे समझ में आ गया कि यूरिन में अगर ये प्रेजेंट है तो इस बात को इंडिकेट करेगा कि प्रेगनेंसी हैज कंफर्म। तो हमने इसी के बेस पर एक प्रेगनेंसी टेस्ट डेवलप कर लिया, हमने स्ट्रिप बनाई, और उस स्ट्रिप में वो केमिकल ऐड किया जो इसकी प्रेजेंस में एसिड कलर बदल देगा। कलर बदला तो घर में या तो खुशी हो गया, दुखी होगी। खुशी इस बात की है कि भाई घर में खुशी आने वाली, दुखी इस बात की है प्रेगनेंसी ये नहीं है, घर में बच्चे पहले से मौजूद है, नहीं चाहिए। तो खुशी और दुख का पता चला जा सकता है इस हार्मोन की प्रेजेंस से। और जो टेस्ट होता है उसे बोलते हैं ग्रेविडेक्स टेस्ट। ग्रेविडेक्स टेस्ट, द टेस्ट ऑफ प्रेगनेंसी विच इज बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ एसटीजी, दैट इज पार्ट से जो ऐड आता है वो इसी टेस्ट के ऊपर बेस्ड है। तो वो इसी टेस्ट के बेस पर बेस्ड है। इफ ए फीमेल थॉट दैट शी माइट बी, कलर चेंज होना प्रेगनेंसी कंफर्मेशन इंडिकेशन देगा, और कलर चेंज नहीं हुआ है तो धोखा है, प्रेगनेंसी नहीं है। लेकिन ध्रुव जैन ने तो घोटाला कर दिया। ध्रुव जैन के यहाँ पर एक पेशेंट आए, उनका नाम है, मेल है, धर्मपाल जी नाम है उनका, नाम धर्मपाल जी है। और इन्होंने कहा कि आपका मैं एक टेस्ट करा रहा हूं, एसटीजी टेस्ट करा रहा हूं, एसटीजी। धर्मपाल थोड़ी बहुत बारिश जानते हैं, चक्कर आ गया कि मेरा एसटीजी क्यों कराऊंगा। मुझे डाउट है। तो इन्होंने धर्मपाल, टेस्ट पॉजिटिव आया, स्टिकर चेंज हो गया, धर्मपाल फिर चक्कर आया, और डॉक्टर साहब कह रहे कि भाई साहब ओ माय गॉड हो गया है, तो ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, आप तो बड़े संकट में आ गए। संकट क्या आया? याद रखिए, बड़ा क्वेश्चन बता रहा हूं, बहुत बड़ा क्वेश्चन बता रहा हूं। ये तो है कि एससीजी प्लेसेंटा बनाता है, लेकिन याद रखिए एससीजी का कुछ अमाउंट कैंसर सेल भी बनाती हैं। जो सेल कैंसरस हैं उनसे भी एससीजी का
स्मॉल अमाउंट बनता है तो अगर प्रेगनेंसी से अलग भी एसिड बन रहा है तो वो कैंसर का इंडिकेशन होता है। क्या होने वाला है, कलयुग आ गया लेकिन सतयुगी है और वो टेस्ट कैंसर को भी कंफर्म करता है। ठीक है, अब हाँ हाँ हु आपकी हो गई है, अब कंफर्म हो गया है, अब वापस आ जाओ। तो ये हमने बात कर ली प्लेसेंटल हार्मोन की, प्लेसेंट कौन कौन से हार्मोन क्या क्या काम करते हैं क्लियर हो गया। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। आज हम कोशिश करेंगे टॉपिक हमारा लेसन खत्म हो जाए और मंडे से हम नया लेसन स्टार्ट करें। अब हम बात करें किसकी, फेट ऑफ थ्री जर्म लेयर, फेट ऑफ थ्री जर्म लेयर, फेट ऑफ थ्री जर्म लेयर्स। आपको याद है कि जब गैस्ट्रोस्टेम तीन लेयर बनते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, ये तो आपको याद आ गया, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, एंडोडर्म। तो गैस्ट्रोस्टेज में तीन जर्म लेयर बन जाते हैं और सिमरन पूछ रही हैं, हाँ सिमरन जी इम्प्लांटेशन से पहले ये हार्मोन नहीं बनेगा और प्रेगनेंसी कंफर्म पता चलेगा, हम पता नहीं कर पाएंगे। इवन अल्ट्रासाउंड वर्ल्ड उस स्टेज पर फेल होते हैं तो इम्प्लांट दैट्स क्लियर। तो ये टेस्ट 7 डेज के बाद ही अप्लाई होता है। तो तीन जब लेयर बन गए गैस्ट्रोस्टेज में, यानी आपको याद है क्लीवेज यानी मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, उसके बाद ऑर्गन बनेंगे। और हमें पता है ये तीन जब लेयर हैं इनसे कौन कौन से ऑर्गन बनेंगे, मीडोन से बनता है, इससे बनता है, लेकिन जर्म सेल इससे बनती है। तो मैं एक लिस्ट बना के आपको दे रहा हूं। क्या जो स्किन है, स्किन का जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस ऑफ स्किन किससे बनेगी, एक्सोडर्म से बनेगी। हमारे इसी से हेयर बनेंगे, नेल्स बनेंगे। तो एक्सोडर्म से एपिडर्मिस बनती है, हेयर बनते हैं, नेल्स बनते हैं, नर्वस सिस्टम बनता है, नर्वस सिस्टम बनता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम ओरिजिन एपिडर्मल है। और हम ये भी जानते हैं कि इसी से कॉर्निया एंड लेंस ऑफ आई, आंख का जो कॉर्निया है और लेंस है, इनेमल ऑफ टी जो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ हमारी बॉडी होता है, वो भी इसी से बनता है। तो रोहन एक मिनट वेट कर लो। रोहन कह रहे हैं जो एससीजी टेस्ट है इसका द्वारा आप इनेबल बन गया इससे, और साथ ही साथ इससे आपको याद है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, जो पिट्यूटरी है इसके दो लोब हैं, उनमें जो पोस्टर लोब है वो एक्सोडर्म से बनता है। और हम ये भी जानते हैं जो एड्रिनल मेडुला है, एड्रिनल मेडुला एंडोक्राइन ग्लैंड की हम बात कर रहे हैं, वो भी एक्सोडर्म से बनती है। तो एक्सोडर्म से बनने वाला हमारा ब्रेन है, नर्वस सिस्टम है, वो बनता है। हमारी एपिडर्मिस स्किन का भाग वाला पार्ट बनता है, हेयर्स बनते हैं। में आ गया कि एक्सोडर्म से क्या क्या बनेगा। और अब मैं बताऊं कि जो मेसोडर्म है उससे क्या क्या बनता है। डर्मिस बनेगी, स्किन डर्मिस पार्ट, हमारे दो लेयर हैं स्किन के, बाहर वाला एपिडर्मिस है, अंदर वाला डर्मिस है, वो इससे बनता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इससे बनेगा, पीछे आपको याद ही है।
इससे हमारा सिस्टम बनेगा, ब्लड बनेगी और इसी से लिम्फ बनेगा, बोन बनेगी, कार्टिलेज बनेगा और बाकी कनेक्टिव टिश्यू बनेगा, इसी से मसल्स बनेंगे। यानी जो मेसोडर्म है उससे ज्यादा पार्ट बन रहे हैं और आपको ये भी याद है कि इसी से हमारा बनता है। कोई फंडा नहीं समझाने का, ये तो आपको याद ही करना है। और अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे एंडोडर्म की। देखिए जो एंडोडर्म है, एलिमेंट्री कैनाल और जर्म सेल बनती हैं, आप ये जर्म सेल इससे बनेंगी और रेस्पिरेटरी सिस्टम बनेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम और इसी से बनेगा क्या? एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी इसी से बनेगा। और पिट्यूटरी के साथ साथ इससे कुछ और भी एंडोक्राइन ग्लैंड बनती हैं जिनको हम बोल सकते हैं कि वो ग्लैंड थाइमस है, पैराथायरॉइड है और थाइमस एंड पैराथायरॉइड एंडोडर्म से। तो इसे मैंने कहा फेट ऑप्थिज्म लेयर का मतलब क्या है? फेट ऑप्थिज्म लेयर का क्या है कि वो हम किसको कहेंगे कि भाई किससे क्या बनेगा, हम उसकी बात कर रहे हैं। दिव्यांशी मिश्रा कह रही हैं बस करें क्या? नहीं, ये लेसन पूरा होने वाला है, आज पूरे 1 घंटे क्लास है और लेसन पूरा हो जाएगा। तो इसको मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, तो आपको लर्न नहीं करना है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जिसमें हम ये कह सकें कि भाई ऐसा होना है। अब हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे ऑर्गेनोजेनी कि हमारे में कौन सा ऑर्गन कब बनता है। हम बात करने जा रहे हैं ऑर्गेनोजेनी की। ऑर्गेनोजेनी, ऑर्गेनोजेनी यानी फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन की बात कर रहा हूं मैं। तो देखिए अगर मैं पूछूं कि सबसे पहले डेवलपमेंट में क्या बनेंगे, एलिमेंट कैनाल बनती होगी या ब्रेन बनता होगा, तो आपका जवाब क्या होगा? इन 4 मैंने ऑप्शन दिए हैं। सबसे पहले बनने वाला ऑर्गन, आरशी शर्मा कह रहे मेरा तो हार्ट बना था जी, तो आरशी शर्मा का जवाब हार्ट है। संजय यादव का भी हार्ट है। दिव्य सिंह कह रही बिना ब्रेन के हार्ट क्या करेगा? यानी ब्रेन बनेगा पहले। लड़ाई ब्रेन और हार्ट में होती जा रही है। उसके जवाब हार्ट है और जवाब ब्रेन है और कुछ कह रहे किसी बन जाए, हमें तो बाद में पता चला। तो दीपिका सिंघल, आपका जवाब गलत है, गलत है। इल्मा का जवाब सही हो गया, हार्ट बोला इन्होंने। तो देखिए पहले मंथ में, फर्स्ट मंथ में, जब हम 1 महीने के 4 हफ्ता के होते हैं, फर्स्ट मंथ में हमारा हार्ट बन जाता है सबसे पहले, क्योंकि सप्लाई की जरूरत है, ब्रेन की जरूरत नहीं है। और आपको पता है कि हार्ट तो वैसे भी ब्रेन में डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करता। मैंने फिल्म में पढ़ाया था आपको कि अगर हम हार्ट को बाहर निकाल दे बॉडी से तब भी वो बीट करता रह सकता है, क्योंकि वो सेल्फ एक्साइटेटरी है। तो पहले मंथ में हार्ट बन जाता है और सेकंड मंथ में क्या क्या बनेगा? छोटे छोटे हाथ पैर, लिम्स, आईलिड्स और आई बन जाती हैं। हालांकि भले नहीं देखना हो, लेकिन बनने की शुरुआत हो जाती है, बनने की शुरुआत हो जाती है। और रोहन का डायलॉग हमें बहुत अच्छा लगता है। और हम कमाल का नहीं, हमारा बैच कमाल का है। क्लियर है ना? हमने बैच नाम कमाल बैच रख रखा है और जब तक आप बैच नहीं थे कमाल अधूरा था। ठीक है? और आरिश अकेले अकेले महसूस कर रहे थे। ध्रुव जैन आए
तो थोड़ा सा प्लस हुआ, और आप आए तो 100 प्लस प्लस हो गया। तो सेकंड हो गया, सेकंड मंथ लिम्स बन गए, आइलिड्स बन गई, आई बन गई, और थर्ड मंथ में, जो थर्ड मंथ है इसमें एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी स्क्रोटम बन जाता है। मैंने बताया था आपको स्क्रोटम वगैरह बन जाता है। संजना यादव, आइलिड्स पलके हैं जिनको बार बार ब्लिंक कर रही हो आप, लगातार लगी हुई हो, और ज्यादा लाइव क्लास लेने से, मैं वैसे कह रहा हूँ, ज्यादा मोबाइल, ज्यादा लैपटॉप यूज करने से ब्लिंकिंग कम होता है, आई ड्राई हो जाती है, और आंखों में इन्फ्लेमेशन और ड्राइनेस होना शुरू हो जाता है। तो लाइव क्लास पर नुकसान भी है, इसलिए क्लास के बाद थोड़ा सा रेस्ट करें, आंखें बंद कर लें और पानी छप के दें उसको, तो आपकी आंखें बनी रहेंगी। हालांकि मैं आपको एक गॉगल बताऊंगा जो इस प्रॉब्लम से आपको बताएगा, और वो हालांकि बाहर तो बहुत महंगा है, विदेश में लोग उसे यूज कर रहे हैं। हमारे देश में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, पर फिर भी मेरठ में किसी दिक्कत नहीं आएगी। और दीपिका सिंगल ने मैसेज दिया है कि ध्रुव, आरिश और रोहन तैयार हो जाएं कि बोर्ड पर खुशी आने वाली है। तीसरे महीने में क्या क्या हो गया पता चल रहा है, और 9 मंथ में बर्थ कराने के बाद लड्डू बांटे जाएंगे। तो दीपिका ने याद दिलाया है, और जिनकी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी उठाएंगे, और हमें लगता है कि वो तैयार हैं। तो थर्ड मंथ में बन गया स्क्रोटम, स्मॉल पेनिस भी बन जाता है, और इसी को देखकर अल्ट्रासाउंड से डॉक्टर कंफर्म करते हैं कि फीटस मेल है या फीमेल है। यहाँ एक बात को बता दूं मैं आपको, मैं सिद्ध कर जाऊंगा, 8 वीक तक की जो स्टेज है, 8 वीक तक, 2 महीने तक स्टेज को एम्ब्रियो बोलते हैं, और थर्ड मंथ से 9th वीक से उसे फीटस बोलते हैं, बर्थ तक फीटस बोलेंगे। तो अगर हम 2 महीने की बात कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो, और जहां थर्ड मंथ 9th वीक स्टार्ट हुआ उसको फीटस बोलते हैं। और 9 मंथ को हमने डिवाइड किया 3 पार्ट में, पहले 3 महीने, फिर दूसरे 3 महीने, फिर नेक्स्ट 3 मंथ, इनको बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहले 3 महीने, सेकंड ट्राइमेस्टर 3rd to 6 मंथ, और लास्ट ट्राइमेस्टर 7th to 9 मंथ। तो पूरे पीरियड हम 3 पार्ट डिवाइड किया, 3 महीने के स्लॉट में बांट रखा है, जिनको फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हैं। तो स्पीड मैंने इसलिए बढ़ाई है अभी क्लास में, क्योंकि मुझे पूरा करना है, पर बहुत समझ लगा। थर्ड में फोर्थ हो जाता है, लेकिन डेवलपमेंट सबसे बाद में ब्रेन का ही पूरा होता है, क्योंकि दिमाग की जरूरत बाहर आने पे ही होती है, पहले जरूरत नहीं होती, सब कुछ फ्री मिल रहा होता है। मैं 5th मंथ की बात करूं तो 5th मंथ में कंघी की जरूरत पड़ जाएगी, कंघी की हेयर्स बन जाएंगे, हेयर्स बन जाएंगे, बाल बनने शुरू हो जाएंगे, तो कंघा की जरूरत पड़ सकती है। गोलू कह सकता है कि मम्मी कंघा भिजवा दो, और यहीं पर जो मूवमेंट उसकी है, फीटस की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। मदर को फील 4.5 महीने से फील होना शुरू हो जाता है कि बच्चा मूवमेंट कर रहा है, बच्चा मूवमेंट कर रहा है, वो मदर को फील होना शुरू हो जाता है। और बच्चे की मूवमेंट करने का मकसद ये है कि वो एक्टिव है और वो बहुत मस्त है, स्वस्थ है, और अगर मूवमेंट रुकती है तो उस बात इंडिकेशन है कि फीटस जो है डेड भी हो सकता है। तो डॉक्टर एडवाइस देती रहती है मदर को कि अगर आपको लगे कि आपका पेट गुम महसूस हो रहा है तो आप तुरंत मुझे कॉल करें। तो उसका मतलब क्या है कि बच्चे को एक्टिविटी बनी रहनी जरूरी है। अब 6 मंथ में क्या होगा, जो 6 मंथ है, यहां पर गोलू हाथ पैर चलाने शुरू कर देता है, गुड्डन भी हाथ पैर चलाना शुरू कर देती है, यानी उसकी मूवमेंट और बढ़ जाती है। और कई बार तो मदर को बहुत प्रॉब्लम होती है, और मदर बाद में कितनी तूने मुझे बहुत परेशान किया था। और यहाँ पर बच्चा ब्लिंक भी करना शुरू, आंख चलाना शुरू कर देता है, आलिड चलाना शुरू कर देता है, और कई बार तो उसके अपने हाथ से वो अम्बिलिकल कॉर्ड को खींच लेता, ऐसा हुआ है। ऐसे शैतान मिले हैं जिन्होंने अम्बिलिकल कॉर्ड को खींचना शुरू कर दिया और उसे पता नहीं होता, वो रैंडमली चलता रहता है। तो रोहन, आपका क्वेश्चन क्या है? रोहन कह रहे जो यहाँ पर खुशी आने वाली, नाम रखा जाए डीजे,
तो भैया आपकी मर्जी है, आप मालिक लड्डू बांटोगे तो हमें तो कुछ भी नाम रखो, नामकरण हम आपके साथ हैं। अब 7th मंथ आते आते ऑल ऑर्गन्स हैव डेवलप्ड, सारे ऑर्गन बन चुके हैं, हैव डेवलप्ड, ठीक है, सब कुछ बन चुका है। और अब आगे उसे केवल वेट गेन करना है, केवल ब्राउन फैट डिपॉजिट करता है, ब्राउन फैट वो अपनी बॉडी में डिपॉजिट करता है। बच्चे में ब्राउन फैट होती है, बाद में ब्राउन फैट नहीं बनती, बर्थ के बाद ये घटती चली जाती है। ये ब्राउन फैट सर्दी गर्मी दोनों से बचाती है और ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है, इसलिए बच्चे एक्टिव रहते हैं, बहुत तेज घूमते फिरते रहते हैं। मम्मी पापा कहते हैं घोलू थक जाएगा, और घोलू नहीं थकता। रोहन ने भी काफी दौड़ लगाई थी, घर से बाहर निकल के पड़ोसी हम जाके बैठ जाता था। 7th मंथ, उसके लिए बच्चों को केयर की जरूरत पड़ेगी, उसको हमें इनक्यूबेटर रखना पड़ेगा, टेम्परेचर मेंटेन रखना पड़ेगा। तो यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई कि डेवलपमेंट में कौन कौन सा, जो शीट आपको भेजी गई है उसमें मैंने वीक वाइज डेस्क्रिप्शन दे रखा है, जो बहुत इस तरह हमने बनाया है, और वो आपको मेडिकल कॉलेज जाने के बाद ही मदद करेगा, वहां भी ये सब पढ़ना पड़ेगा। जब गायनी में आपकी ड्यूटी लगेगी, गायनी आप पढ़ोगे तो वहां पर चीजें दोबारा पढ़ोगे। तो ये डेवलपमेंट प्लान है, कहाँ कहाँ कौन सा ऑर्गन किस मंथ में बन रहा है ये आपको पता चल गया। और अब हम बात करेंगे पार्चुरेशन की। पार्चुरेशन, दीपिका आपका क्वेश्चन जो था, मैं पीछे चला गया, मुझे बताओ क्या था, मैं यहाँ आने वाला है आपका क्वेश्चन। पार्चुरेशन, पार्चुरेशन चाइल्ड बर्थ, जो चाइल्ड बर्थ का एक्ट है उसे हम बोलते हैं पार्चुरेशन। चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशन, पार्चुरेशन। और चाइल्ड बर्थ है, वो कहता है कि मम्मी अब मैं दुनिया देखना चाहता हूं। और बड़ा पॉइंट है, जो डेवलपिंग फीटस है उसके लंग्स से मदर को सिग्नल जाता है। जो लंग्स हैं फीटस के, डेवलपमेंट टाइम पे लंग्स काम नहीं करते, बच्चा ब्रीथ नहीं कर रहा है, ब्रीथ एयर से ही करेगा। हाँ, मुझे क्वेश्चन आपका याद है, बताऊंगा मैं भी आपका। तो चाइल्ड बर्थ को एक्ट को क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। और जो पार्चुरेशन है उसमें सबसे पहले रिलैक्सिन हार्मोन बनेगा और खुद रिलैक्सिन प्लेसेंटा बनाएगा, जिसकी वजह से बर्थ की जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। और जो मदर को सिग्नल मिला है फीटस से, उसके रेस्पेक्ट में जो मदर का हाइपोथैलेमस है वो बनाएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड तब बनाती है बना तो हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड तो स्टोर कर रिलीज करती है। तो जैसे ही मदर को सिग्नल मिलेगा, उसका हाइपोथैलेमस से ऑक्सीजन बनकर पिट्यूटरी में जाएगा और पिट्यूटरी रिलीज करेगी, और रिलीज करके जो यूट्रस का मायोमेट्रियम है उसमें स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होंगे, बहुत तेज कॉन्ट्रैक्शन होंगे। और दीज कॉन्ट्रैक्शन आर कॉल्ड लेबर पेन। जो बच्चे के बर्थ के लिए पेन होता है वो लेबर पेन कहलाता है। और लेबर पेन इसलिए हो रहा है क्योंकि फीटस के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है और फीटस का हेड रहता है, तो हेड कम्स फर्स्ट इन द डिलीवरी। और कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होते हैं, मायोमेट्रियम स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करता है, क्योंकि जो ऑक्सीटोसिन है उसकी टारगेट साइड जो होती है वो मायोमेट्रियम ऑफ यूट्राइन वॉल होती है, और उनमें सबसे ज्यादा तेज कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और धीरे धीरे हम नॉर्मल डिलीवरी हमारी हो जाती है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल डिलीवरी। और अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती तो उसके लिए हम करें सिजेरियन सर्जरी करते हैं। और सर्जरी करने में हम जो पूरा फीटस है उसको कट लगा के साइड से निकाल लेते हैं, फीटल मेम्ब्रेन साफ साफ निकाल लेते हैं। और जब वो बाहर आ जाता है, घोलू बाहर आ जाता है,
तो डॉक्टर उसे ऐसे पलटता है, वो टांगों के बल, उससे सर्कुलेशन अच्छी तरह स्टार्ट हो जाता है और अब उसके लंग्स पहली बार काम करेंगे। जब तक लंग्स काम नहीं करेंगे तब तक फिटल मेम्ब्रेन को हम कनेक्ट नहीं करेंगे दीपिका, तब तक फिटल मेम्ब्रेन को लगाए रखेंगे, क्योंकि अभी जो अम्बिलिकल कोड है उससे फीटस को ऑक्सीजन मिल रही है और अगर वो मिलनी बंद हो जाएगी तो डेथ हो जाएगी। तो पहले डॉक्टर इंश्योर कर लेते हैं कि इसने अपनी ब्रीथ स्टार्ट नहीं कर दी, तो जब वो रोता है तो वो इस बात इंडिकेट करता है कि उसने अपना ब्रीथ स्टार्ट कर दी है और उसका ब्रेन सही काम कर रहा है। घोलू का ब्रेन अगर सही काम करे तो रोता है, क्योंकि उसका जो मसल्स हो पहली बार काम करें, वो पेन महसूस होता है और पेन महसूस तभी होगा जब वो उसका एहसास करेगा ब्रेन सही होगा, अब लंग्स काम कर रही है। तो डिलीवरी हो गई। जब डिलीवरी होती है तो वेट, जो नॉर्मल वेट 3 kg होना चाहिए, 3 किलो वेट होना चाहिए, और जो लेंथ है, हाइट लेंथ जो है वो 18 से 20 इंच होती है। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ हमारा नॉर्मल वेट और हाइट, सॉरी लेंथ ये होती है। और अब लास्ट टॉपिक है लैक्टेशन, दूध का बनना। देखिए लैक्टेशन यानी मिल्क प्रोडक्शन, ये लास्ट टॉपिक है लैक्टेशन। और इसके बाद लेसन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मंडे से हम 4th स्टार्ट करेंगे। लैक्टेशन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, और जो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है उसका नाम है प्रोलैक्टिन। ये वो हार्मोन है जो मिल्क बनवाता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क सिंथेसाइजिंग हार्मोन है, मिल्क बनाने वाला हार्मोन है। अभी मैं आपको क्वेश्चन जवाब नहीं दे रहा हूं, मुझे पूरा करना है, अदरवाइज उलझ जाएंगे, ये रह जाएगा। तो प्रोलैक्टिन मिल्क सिंथेसाइजिंग हार्मोन है और 6 मंथ के लास्ट में ये हार्मोन बनकर मिल्क बनवाना शुरू कर देता है और इससे जो मैमरी ग्लैंड हैं उनकी मसल्स ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं और जो एम्पुला पार्ट है वो डायलेट हो जाता है और मिल्क बनता रहता है और वो एम्पुला पार्ट में स्टोर होता रहता है। और जो स्टोर्ड मिल्क है दैट इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम है। इसमें एंटीबॉडी ए होती है, क्वेश्चन बन रहा है, एंटीबॉडी ए होती है, ठीक है, ए होती है। विटामिन मिनरल्स बहुत सारे होते हैं और जो कोलेस्ट्रॉल है ये बच्चे के इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने में बड़ा रोल प्ले करता है और 3-4 दिन तक यही मिल्क बच्चे को मिलता रहता है। 3-4 दिन बाद फ्रेश मिल्क बनता है। तो शुरू के 3-4 दिन में जो फीटस को मिल्क मिलता है वो कोलेस्ट्रॉल है और गाय भैंस में बनता है, उसे हम खींच बोलते हैं, पीले रंग का होता है, उससे प्रोटीन कंटेंट भी ज्यादा होता है और मदर बच्चों को फीड कराएगी तो उसका इम्यून सिस्टम अच्छा बनेगा। तो कोलेस्ट्रॉल आपको याद रखना है और कोलेस्ट्रॉल स्टोर मिल्क होता है और बात शुरू होती है प्रोलैक्टिन की। जो ऑक्सीटोसिन है वो मेमोरी ग्लैंड की जो मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन कराता है और मिल्क इजेक्ट कराता है, दूध को बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो ऑक्सीटोसिन बर्थ से पहले क्या काम करता है, बर्थ से पहले हमारा बर्थ कराता है और बर्थ के बाद मिल्क इजेक्ट कराता है, बनवाता नहीं है, बनवाने वाला प्रोलैक्टिन है। तो हो सकता है आपके 2-3 क्वेश्चन कुछ बच्चों को रह गए, पर मैं उनके जवाब नेक्स्ट क्लास में देर के लिए गांव जाना है और इसके लिए यहाँ अवेलेबल नहीं होगा। मंडे में क्लास अपने टाइम पे होगी और ट्यूसडे या वेडनेसडे में टेस्ट कराऊंगा। जो टेस्ट हमारा ट्यूसडे या वेडनेसडे में होगा, लेकिन कल आप तैयारी जरूर कर लें और उम्मीद है कि अब आप शीट को ढंग में पढ़ लें, इस लेसन को अपना बना लें, आपके पास परफेक्ट कंटेंट भी है और इस उम्मीद के साथ कि आपको समझ में आया होगा हम क्लास को क्लोज कर रहे हैं और कल नहीं मिलेंगे। और अब हम कब मिलेंगे, अब हम मिलेंगे मंडे में। तो थैंक्स फॉर द डे, सी यू टुमारो।